Good morning, students. Am I audible? Please tell me. Please answer me. Yes, ma'am. I am happy to see new students. Students, you are there or just you have logged in? Can I expect answers from you? Zafreen, Preeti, Surbhi, Sanjana. Yes, Hmm? ma'am. Great. I would love to hear from new students. Uh, I want you all to participate if you can. At least just be there with me. Okay, today we will again be doing this, continuing the unit 1. Just give me a moment. I'll share my slide once again. अभी भी कोई ज्वाइन करना चाह रहा है पीछे से, पर मैं शायद कर नहीं पा रही हूँ ज्वाइन उनको. Yesterday we discussed about the meteorology. Yes, remember विशेष? कल हम लोग कुछ meteorology के बारे में लास्ट बात करके छोड़े थे ना, क्योंकि आप थे Yes, कल ma'am. क्लास में, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको. I'll just explain you the atmospheric stability का मतलब बताती हूँ मैं पहले आपको. फिर ये आगे की जो 4-5 स्लाइड्स हैं आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे. I'll just simply tell you. अगर मैं आपको एज ए डेफिनेशन बात करती हूँ तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक वर्टिकल मोशन की डिग्री क्या है. मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड्स में ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर ट्रैवल करते हैं ना हाइट में, मतलब यहाँ से आप थोड़ा सा लाइक चिल्पी घाटी गए, फिर यहाँ से आप थोड़ा सा और ऊपर ट्रैवल किए, फिर हम शिमला गए, मनाली गए, कश्मीर गए, तो यहाँ क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है. तो हम इस चीज़ को एक जो आप लोगों को टर्म यूज टू है लैप्स रेट. तो लैप्स रेट क्या बताता है कि जस्ट इट स्टेट्स दैट एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना. हम जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ठंडी महसूस होती है हमको. तो ये चीज़ को हम वर्टिकल लिमिट बोलते हैं, या वर्टिकल हाइट मोशन बोलते हैं, है, क्योंकि हम वर्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इस चीज़ को इंडिकेट करता है, इस चीज़ की इसकी क्लास बताता है कि कैसे कैसे एल्टीट्यूड चेंज करने से कैसे कैसे इसके पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं. क्या पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, अगर हम विंड को स्टडी करते हैं, मान लो हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि विंड की स्टडी कर रहे हैं, तो विंड को कौन गवर्न कर रहा है, विंड की डायरेक्शन को कौन गवर्न कर रहा है, विंड की कंडीशंस को कौन कर, ये सारे मेट्रोलॉजिकल है ना, कि टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, मैम ह्यूमिडिटी कुछ क्या है, लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं. स्पीड. अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा है मेरी स्लाइड, मेरे इसमें. मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ. मुझे यहाँ पर किसी का भी एंट्रेंस, हाँ, एडमिट ऑन अगेन. वन इज देयर, नवशीत इज देयर. और कोई है क्या? ठीक है. एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मेरे को फिर बार बार अपना वो चेंज करना पड़ रहा है इसमें. मेरे को ये बैकग्राउंड नहीं पता चल रहा है. मैंने स्क्रीन भी स्प्लिट करके रखा है, लेकिन मेरे को दिख नहीं पा रहा है उसमें. कोई बात नहीं, देखते हैं. इसीलिए मैंने कहा था बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि टाइम पे ज्वाइन हो जाओ. चलो ठीक है. तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ वर्टिकल मोशन इन द एटमॉस्फेयर. बहुत सिंपल बात कर रही हूँ मैं कि क्या क्लास है इसकी. ऐसा होता है ना, जब आप 11th-12th में थे तो आप लोगों को 10th में आपके 10th के मार्क्स से हिसाब से आप लोगों को एक एक क्लास में असाइन किया गया था, इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर ब्रांच यू वांट टू टेक, मतलब सब्जेक्ट्स यू वांट टू ऑप्ट. कोई मैथ्स कंप्यूटर लिया होगा, कोई मैथ्स ईडी लिया होगा. तो वो डिस्क्रिमिनेशन या वो क्लासिफिकेशन कैसे करते थे 10th में, याद होगा आप लोगों को. तो जो आपके 9th के जो मार्क्स होते थे, है ना, उससे आप लोगों को बोलते थे कि भाई जो 9th का मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो जो एकदम 95 वाले बच्चे थे उनको कंप्यूटर साइंस दे देते थे. मतलब एक एक सिस्टम तो ये है.
एक सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अभी भी कुछ स्कूलों में यही फॉलो है ना। अभी किसी के 60% आए हैं, अभी वो मैथ्स कंप्यूटर साइंस लेने जाना चाहता है, तो वो स्कूल उसको नहीं देता है ऑप्शन इनिशियली ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे। ऐसा है कि नहीं आप लोगों के जहाँ से पढ़े हो आप लोग, ऐसा कुछ ऑप्शन था कि इट वाज जस्ट वेरी विच एवर स्टूडेंट्स वांट टू टेक वट एवर सब्जेक्ट वाज अलाउड? कोई बताए मुझे बोल के। तो मेरा मानना ये, तो यहाँ पे क्लास का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर ट्रैवल करते जा रहे हैं, कुछ टेंडेंसी जो है, हम इसको कैसे एज्यूम करते हैं, एक हमारे पास एयर पार्सल है, मतलब आप मानो कि एक बलून है आपके पास जिसमें एक गैस भरी हुई है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बलून का, इसको एयर पार्सल बोलते हैं, वो ऊपर ट्रैवल करेगा, तो उसकी टेंडेंसी के हिसाब से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से उसकी टेंडेंसी क्या होगी, चेंज होगी। आप लोग वो एयर बलून उड़ाते हो, तो एयर बैलून में हमने क्या किया, हमने गर्म हवा भरी। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम गर्म हवा की टेंडेंसी होती है हमेशा वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है ना। तो अब इसको हमने क्या किया, हमने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, लेवल्स दे दिए इसको, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ऐसे करके एफ क्लास तक। क्या बोला, एफ ए क्लास का मतलब है कि वेरी स्टेबल, जो विंड है, एटमॉस्फेयर है, नॉट विंड, एटमॉस्फेयर इज वेरी स्टेबल, एंड एज इट डिसेंड्स टू एफ क्लास द एटमॉस्फेयर बिकम्स अनस्टेबल। ठीक, तो जो हमने मॉडलिंग कर रहे हैं, हम जो भी हम एक सिमुलेशन रेडी कर रहे हैं, हमने क्या किया, ए क्लास के लिए हमने वो सारे पैरामीटर्स डाल दिए कि अगर इस हाइट तक, इस हाइट से, इस जीरो हाइट से फॉर एग्जांपल 10 मीटर या 12 मीटर की हाइट है या 15 मीटर की हाइट है, तो हमारी क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहने वाली हैं। फिर हम जैसे 15 मीटर के ऊपर चढ़े तो क्या कंडीशन रहने वाली, ऐसे करके हमने क्या किया, अपने ट्रोपोस्फियर को अलग 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 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं, ये हाँ, यहाँ तक हमने कल कर लिया था ना, ये सब हमने कल कर लिया था। मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स ये हमने कल बात करी थी। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं जो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग अपने एयर मॉडलिंग में, एयर मॉडलिंग में यूज करते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं अपन, इससे इसकी जरूरत नहीं है अभी के लिए अपन को। मुझे आपको जो आज बताना है वो है, यस, लैप्स रेट, ईआरआर, डीएलआर। ठीक है, ये देखो, ये ऐसा एक ना बबल मांगते हैं हम, इसको से बबल्स देखते हैं। ये देख पा रहे हो, मेरी स्लाइड दिख पा रही है क्या? ये पार्सल ऑफ एयर इसको बोलते हैं। तो कैसे कैसे हवा कैसे कैसे एल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है, वैसे वैसे हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के, क्यों पढ़ रही हूँ मैं ये, क्यों पढ़ा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि जब आप इस चीज को समझोगे तभी तो उसमें पॉल्यूशन का या पॉल्यूटेंट का इंटरफेरेंस समझोगे ना। आपका ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि भाई हम एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, आप हमको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और एडियाबैटिक लैप्स रेट क्यों पढ़ा रहे हो? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यही पार्सल ऑफ एयर है जिसके अंदर हमारे कुछ नए पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं और उनका बिहेवियर हमारे एस्टिमेशन बिहेवियर से डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी इसको गवर्न कर रही है। सिंपल एयर, एयर, एक बैलून में आप सिर्फ हाइड्रोजन या एक नाइट्रोजन गैस जब भरते हो या हीलियम गैस भरते हो तो वो ऊपर जाती है। किस स्पीड पे ऊपर जा रही है, कितने ऊपर जा रही है। लेकिन इसमें अगर मैंने कुछ और गैसेस इंट्रोड्यूस कर दिए तो मेरे उस बलून का पूरा बिहेवियर चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजों को पढ़ने के लिए हम ये एटमॉस्फेरिक क्लास पढ़ते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगे। एडियाबैटिक लैप्स रेट सबसे पहले आएगा एक एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, फिर आएगा, ये आप देख पा रहे हो, दीज रिलेशनशिप्स आर सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट, सब एडियाबैटिक लैप्स रेट, न्यूट्रल लैप्स रेट और इनवर्स लैप्स रेट। इनका डायग्राम भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ही पिक्चर में। ये किसके वर्सेस है, एलिवेशन वर्सेस टेम्परेचर। सिंपल लैप्स रेट किसको बोलते हैं, सिंपल लैप्स रेट तब बोलते हैं जब, मतलब ये एक स्टेटमेंट है कि with increase in altitude, temperature, बताओ बोल के, जल्दी से बताओ कोई जन मुझे बोल के, with increase in altitude, temperature कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? जब टेम्परेचर, जब एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर का क्या हो रहा है, कोई तो बोल के बताओ। Decreases. यस सुरभि,
वेरी गुड, बस यही सुनना चाहती हूँ मैं। तो इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। लेकिन जैसे-जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती हैं, हमारे पास कुछ नए फिनोमेना देखने मिलते हैं और इनके रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? सुपर एडियाबैटिक, सब एडियाबैटिक, नेगेटिव लैप्स रेट और न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कंडीशन जैसे मैं आपको बताती हूँ सिंपल, सब कुछ स्टेबल है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी एयर, कोई भी ह्यूमिडिटी, सब कुछ वेरी स्टेबल कंडीशंस को हम बोलते हैं। इन्वर्जन लैप्स रेट बताती हूँ मैं आपको, ये कब होता है? ये रात को होता है। रात को क्यों होता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें चल किससे रही हैं? ये सारी चीज़ें सन से हो रही हैं। सन के टेम्परेचर के कारण हमारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं हमको। अगर मान लो एक रात के बाद अगले दिन सुबह नहीं होगी, पूरी रात ही रहने वाली है। तो अब मुझे बताओ टेम्परेचर या जो पूरा साइकिल है, वो कैसे चलेगा? वो नहीं चलेगा। तो इन्वर्जन कंडीशंस हो जाती हैं कि हमारे पास गर्मी तो है, गर्मी क्यों है? क्योंकि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि एक दिन पहले की हीट के कारण हमारे पूरे ग्राउंड पे हमारे पूरे सरफेसेस ने हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है ना? हमारे अर्थ ने हीट को एब्ज़ॉर्ब करके रख लिया है। तो नीचे तो गर्म हो गया, लेकिन ऊपर की जो लेयर थी, ऊपर की जो टेम्परेचर था, हवा थी, वो क्या हुई? वो ठंडी हो गई, है ना? तो दिन में क्या होता है? ऊपर से भी गर्म है, नीचे से भी गर्म है, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है। रात में नीचे गर्म है, ऊपर ठंडा हो जाता है। तो जो ये कन्वेक्शन इफ़ेक्ट तभी पॉसिबल होगा ना, जब उसके पास वो एयर मिलेगी उसको। ठीक, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मत उतना ज़्यादा वरी करो। मैं कुछ नई चीज़ें हैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ा-सा आप समझ पाओ, फिर उसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है? तो 2 चीज़ें होती हैं, एक नया नाम बोल रही हूँ मैं, देखो यहाँ लिखा है रोल ऑफ ईएलआर एंड एएलआर, ठीक? ईएलआर रेफर्स टू एनवायरमेंटल लैप्स रेट, जिसको हम एम्बिएंट लैप्स रेट बोलते हैं। दूसरा होता है एएलआर, इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है? तो हम रेफरेंस किसको मानते हैं? हम ईएलआर को मानते हैं। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? हम एएलआर को कैलकुलेट कर रहे हैं, एक-दूसरे का रिलेशन देख रहे हैं। ये सारी मुद्दा क्यों आया? ये सारा मुद्दा इसीलिए आया क्योंकि हमारी हवा में कुछ ऐसे एलिमेंट्स एंटर कर गए हैं, जो हमारे एयर को या जो हमारी विंड है उसको, उसके नॉर्मल बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। अगर नहीं होता, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। पढ़ना इसलिए है कि आप भी लोग भी कोडिंग करते हो, सब सीएस वाले स्टूडेंट्स हो यहाँ पे अगर, आप लोग कोडिंग करते हो, तो आप लोग भी बहुत सारे पैरामीटर्स लेते होगे ना, जब मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, तो आपको मालूम है कि एक्जिस्टिंग क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो मेरे कोड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आप उतने कोड्स में उतने पैरामीटर्स ऐड करते होगे। ऐसा करते हो कि नहीं करते होगे? आपका कोड स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, बताओ मुझे? कोई बोल के बताओ मुझे आपका कोड स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हो? किस कोड को स्ट्रॉन्ग बोलते हो आप? चलो ठीक है, मत बताओ। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है कि अगर मैं एक सिमुलेशन करना चाहती हूँ और उस सिमुलेशन में मैंने सारे एक्चुअल पैरामीटर्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्चुअल पैरामीटर्स लेके उस सिमुलेशन करूँगी, उतना स्ट्रॉन्ग मेरा आउटपुट होगा। अगर मैंने सिर्फ़ 3 को लिया है, तो मेरा आउटपुट तो तभी आएगा, लेकिन इट विल नॉट बी सिमिलर टू द एक्चुअल कंडीशंस व्हिच मे बी एक्चुअल सिनेरियो से वो दूर होगा। तो मैं अपने क्या करूँगी सिमुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले मैंने सिर्फ विंड डाला, फिर मैं हीट भी डालूँगी, फिर मैं सनलाइट भी डालूँगी, फिर मैं ज्योग्राफी भी डालूँगी, फिर मैं सन रेज़ कितना आ रहा है वो भी डालूँगी, फिर मैं उसमें CO2 भी डालूँगी, फिर मैं H2 भी डालूँगी वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ऐसे करते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि कब सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट हुआ, कब सब एडियाबैटिक लैप्स रेट हुआ, कब इन्वर्शन हुआ। ठीक है, ये चीज़ समझ ली हमने कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट एम्बिएंट को बोलते हैं और ड्राई ए को बोलते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एडियाबैटिक लैप्स रेट। स्टूडेंट्स ये चीज़ का बस ध्यान देना, एएलआर का मतलब होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक? Essentially determines the stability of air and speed with which pollutants will disperse. ठीक है? अब ये मौसम के हिसाब से चेंज होता है। अगर मेरी प्लेस में अभी ठंडी ज़्यादा है, ठंडा मौसम हो रहा है,
ऑल्दो इट्स नॉट विंटर सीजन, लेकिन आज का जो मौसम है वो ठंडा है। तो जो कंडीशंस हम कहेंगे उसको हम बोलेंगे इट्स इट्स क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट अलग-अलग हो जाएगा। मैं जब उसमें एक बलून उड़ाने की कोशिश करूँगी ठंडे मौसम में तो नहीं उड़ेगी। या चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन काइट का। काइट कब उड़ती है? जब हवा होती है, प्रिवेलिंग विंड्स होंगी, टर्बुलेंस होगा, तभी तो। अच्छा, फिर तो आप बोलोगे तो हवा होती तो फिर बहुत ज़्यादा जब तूफ़ान आता है उसमें भी उड़ाना चाहिए। उसमें उड़ सकती क्या काइट? उसमें नहीं उड़ सकती काइट। तो इसी तरीके से हमको ये अलग-अलग अलग-अलग सिचुएशंस के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। जब हम इन सिचुएशंस को समझते हैं, फिर हम अपने उसको बात करेंगे। ठीक, अब मैं डायरेक्टली देखो एक स्लाइड पे जा रही हूँ, इन सब स्लाइड्स को मैं स्किप कर रही हूँ। ये अभी ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है। ठीक, और आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि कब हम सुपर बोलते हैं और कब हम सब बोलते हैं। यहाँ पे एक ये आपको इसी फिगर से एक्सप्लेन करना रहेगा। बहुत सिंपल है, जब ELR इज़ लेसर देन DLR, मतलब ALR कह लो, D भूल जाओ अभी आप। जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट DLR से कम है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है? आप एक चीज़ देखना, आपका ELR हमेशा एक ही जगह स्टैंड करेगा। क्या आपका मूव करेगा? ALR या DLR, देखना भी, ठीक है? ये दूसरा फिगर दिख रहा है आपको? पहला फिगर देखा आपने सुपर वाला? ये देखो मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। ये सुपर देख लिया सबने? मैंने आपसे क्या कहा? ये जो बोल्ड लाइन है, कैन सी? प्लीज़ बोलो, कैन यू सी दिस ELR की लाइन दिख रही है आपको जो 45 डिग्री पे टिल्ट है? यस उसके मैम। ऊपर क्या जा रहा है आपका? हाँ, उसके ऊपर क्या जा रहा है? ALR जा रहा है। ठीक है? इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सुपर। अब सुपर एडियाबैटिक लैप्स की कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? कि हमेशा अनस्टेबल है वो। क्या आएगा? वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब अभी आप समझो, सिंपली सिंपल, हवा बहुत मूवमेंट है, हवा बहुत ज़्यादा उसमें वो है। हवा कब मूव करती है? जब उसको अच्छी सनशाइन मिल रही है। ये सब रिलेटेड है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू वन अनदर। तो एक लाइन में भी याद करते हैं अपन कि सुपर एडियाबैटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कब होती है? जब हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अनस्टेबल है, मतलब एटमॉस्फेयर भी नहीं, हमारा विंड अनस्टेबल है। तो ये एक्चुअली इट फेवर्स डिस्पर्शन, ये मैंने कल ही बताया था। जो लोग कल थे क्लास में उनको ये बात याद होगी कि मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हवा में टर्बुलेंस है तो आपका भी जो पॉल्यूटेंट है वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो इसीलिए तो वहाँ लिखा है एंड फेवर्स डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन मतलब पॉल्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे आप बताओ, इसी से आप खुद ही बता दोगे अभी मुझे तीनों रिलेशंस कि सुपर एडियाबैटिक में इसने कहा है कि अनस्टेबल है एटमॉस्फेयर, मतलब पॉल्यूटेंट के लिए क्या है ये? गुड है। अब इसका उल्टा में क्या होगा बताओ मुझे? उल्टे में क्या होगा? उल्टे में ये होगा कि ये देखो, व्हेन द एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज लेस देन एडियाबैटिक लैप्स रेट, यहाँ दिख रहा है 45 डिग्री के एंगल में, ये अभी भी सेम है, ELR की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, चेंज यही होता है। तो द एम्बिएंट लैप्स रेट या एडियाबैटिक लैप्स रेट इज सेड टू बी सब एडियाबैटिक। ठीक, अब इसमें देखो क्या लिखा है? क्या लिखा है देखो? सब एडियाबैटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर स्टेबल। तो अब मैं आपसे फिर से पूछती हूँ कि अगर सुन रहे हो आप लोग, जो लोग मेरी बात को, एटमॉस्फेयर अगर स्टेबल है, विंड अगर स्टेबल है, तो क्या इट इज गुड फॉर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स? उस सिचुएशन में कि हमारे चिमनी में से कंटिन्यूस धुआं निकल रहा है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का कोई भी जवाब दे देगा ना कि अगर चिमनी से धुआं निकल रहा है कंटिन्यूसली और मेरे एटमॉस्फेयर बहुत स्टेबल है, स्टेबल का मतलब है कि विंड मूव नहीं कर रही है, टर्बुलेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये अच्छा है कि बुरा है? बस एक शब्द में बताओ मुझे, इज इट गुड और बैड फॉर द एटमॉस्फेयर, फॉर दैट पॉल्यूटेंट टू परसिस्ट? गुड और बैड बोल के बता दो मुझे बस, आई विल बी हैप्पी। फिर और क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी मैं, जो आ रहा है आपके बैड। दिमाग में वो बोलो ना। बैड, ठीक है। बैड होगा। एनीबडी एनीवन? हम्म,
और कोई का कुछ जवाब है? कोई और नहीं बोलना चाहेगा? चलो ठीक है, बैड। एंड बैड इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बहुत, जैसे मैंने कहा, कॉमन सेंस की बात है कि जब चिमनी से धुआं कंटिन्यूअसली निकल रहा है और विंड उसको लेके ही नहीं जा रहा है आगे 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 आगे, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, उस जगह में पहले तो वो हवा में जा रहा है धुआं, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, सेटल होते 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 क्या होगा, वो ग्राउंड पे ही टच करेगा। और ग्राउंड में, ग्राउंड है, वाटर बॉडीज है, मटेरियल्स है, मतलब अगेन इट इज अफेक्टिंग ऑल द काइंड्स ऑफ, इट इज एंटरिंग द इकोसिस्टम। अब बताओ मुझे, चूंकि विशेष पहले दिन से जुड़ा हुआ है, पहले दिन अपन ने जो पढ़ा था विशेष, कल भी मैंने एक रिसेप्टर और सोर्स की थ्योरी बताई थी आपको, तो क्या आपको आज की बात कल की बात से समझ में आई? कनेक्ट कर पा रहे हो आप? यस मैम। इसका अभी कुछ करना है क्या? कर दिया हूँ, ठीक है, सही है सब। सब कुछ सही है ना? सही है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है ना? 2 बच्चे ऐड हुए हैं। ये 6 सेमेस्टर वाला, ये 8th वाला है, सर। 8th में भी ऐड हुए हैं? 8th में एयर पोल्यूशन है, 6th क्यों अभी आए नोटिस आया, ठीक है ठीक है, देख लेंगे। अपने तो कोई बच्चे नहीं गए ना? ठीक है। हाँ, विशेष कुछ बोल रहे थे, प्लीज फिर से बोलो एक बार। क्या आप कनेक्ट कर पा मैम रहे वही हो? की कनेक्ट हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ, यस मैम। तो मैं सिर्फ इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं उसके लिए हमको क्या क्या जरूरी है, हमें कौन से पॉइंट समझने हैं, बिकॉज वी कैन नॉट स्टडी एयर पॉल्यूशन ओनली एज अ सब्जेक्ट टू नो द सोर्सेज एंड इफेक्ट्स, बिकॉज व्हाट इज एक्चुअली गवर्निंग दिस थिंग्स, इट इज गवर्निंग कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया का एयर पॉल्यूशन या उस जगह का मीटरोलॉजी कैसे इफेक्ट कर रही है। अगर मेरा घर विंड डायरेक्शन के साइड में, विंड जिस डायरेक्शन में चलती है, साउदर्न में विंड चलती है, साउथ से वेस्ट में विंड चलती है, और मेरा घर अगर साउथ से वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब, और इंडस्ट्रियल बेल्ट कहाँ है, आप देखो जब एक टाउन प्लानिंग होती है तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि एट व्हाट लोकेशन शुड बी अ रेजिडेंशियल एरिया एंड एट व्हाट लोकेशन शुड बी अ इंडस्ट्रियल एरिया। द रीजन इज दिस, if the direction of the air is from a industrial area to resident area, तो क्या होगा, जितना भी वो इंडस्ट्री रिलीज कर रही है एमिशंस, वो कहाँ जाके सेटल होगा, क्योंकि देखो चिमनी से जब धुआं निकलता है तो वो तुरंत ग्राउंड में नहीं बैठता है, वो कुछ किलोमीटर्स के जाके सेटल होता है। हमको लगता है कि वो पूरा डिस्पर्स हो गया है हवा के हवा में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ हवा में डिस्पर्स होता है और कुछ ग्राउंड पे आ जाता है। तो अभी अफेक्ट कौन किया, उस जगह के रेसिडेंट। अब कुछ जैसे बीएसपी के आसपास है, बीएसपी में घरों में एक टाइम पे लिटरली रेड कलर का, काला कलर का वो ऐश सेटल हो जाता था। कपड़े बाहर सुखाते थे तो कपड़ों में रेड कलर का, ब्राउन कलर का जो ऐश हो जाता ना, वो सेटल हो जाता था। ठीक, तो ये चीज़ों को टाउन प्लानिंग के समय पे ध्यान रखा जाता है। इसकी स्टडीज बहुत सारी चीज़ों को लेके मिला के ये स्टडीज बनती हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको ये वाला पॉइंट को हमको पढ़ाना ज़रूरी है, पर आपको सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ना है। और देखो जिस जगह पे ग्राफ या ऐसा कुछ ड्राइंग दिख जाती है ना, उसको तो बिल्कुल आप स्टार मार्क कर दो कि दैट विल ओनली गिव, मतलब एक्सट्रैक्ट, विल हेल्प यू टू एक्सट्रैक्ट मार्क्स। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो और साथ में आपने ऐसे डायग्राम बना दिया, टेम्परेचर वर्सेस हाइट, ये देख लो, ये टेम्परेचर वर्सेस हाइट ही चल रहा है सब जगह पे, ठीक है, कहीं पे आपने ये डायग्राम बना दिया, कहीं पे आपने, तो ये विल एक्चुअली गिव यू बेनिफिट ऑफ सब्जेक्ट। अब देखो न्यूट्रल में क्या दिख रहा है, जिस इंक्लिनेशन पे मेरा ई एल आर है उसी इंक्लिनेशन पे मेरा डी एल आर है, मतलब कहीं ना कहीं वो ओवरलैप कर रहा है। तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं न्यूट्रल, विच एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट। दिस इज अ आइडियल केस कि पूरी टेम्परेचर ग्राउंड की और पूरी टेम्परेचर हमारे पार्सल ऑफ एयर की सेम रहने वाली है। ऐसा क्या होता है, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये एक तरह की क्या है, आइडियल कंडीशन है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, व्हेन द एनवायरमेंटल लैप्स रेट सेम एज ड्राई, बहुत सिंपल डेफिनेशन। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे ना इस सबका, यू डोंट हैव टू मग अप ऑल दिस थिंग्स, यू कैन डायरेक्टली रिलेट इट कि अच्छा अनस्टेबल है यानी कि अच्छा है, वो क्यों, किसके लिए अच्छा है, पॉल्यूटेंट्स के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा, क्योंकि वो निकल जाएगा वहां से। अच्छा स्टेबल है, अरे स्टेबल है, इट मीन्स इट इज वेरी बैड कंडीशन फॉर द
for the pollutant. So this you can very easily you can remember this concept. It's conceptual. चलो आगे देखते हैं. 3 कंडीशंस हो गई. इन्वर्जन मैंने आपको अभी बताया. देख लो डेफिनेशन में क्या है. When the reverse or negative lapse, इन्वर्जन को हम नेगेटिव लैप्स रेट भी बोलते हैं. ठीक है. इन्वर्जन का मतलब है कि कब अकर करता है. देखो, a dense cold stratum of air or say parcel of air at ground level gets covered with the lighter warmer air. मैंने आपको at a higher level. At a higher level, this phenomena is known as inversion. Inversions are extremely stable and trap pollutants inhibiting dispersion. अभी आपको याद होगा 3 दिन पहले ही अपन ने एपिसोड्स की बात करी थी. एनवायरमेंटल डिजास्टर जो हुए थे ना, एपिसोड्स जितने भी हुए थे नेचुरल, याद है. डोडोरा वैली, लंदन स्मॉग, लॉस एंजलिस, है ना. अब उसको इससे अगर आप रिलेट करेंगे हम, तो देखो ये सारे एपिसोड्स रात, इवन जो भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुआ, वो रात को क्यों, मतलब वो मल्टीप्लाई क्यों हो गया, एक्सपोनेंशियली क्यों बढ़ गया, क्योंकि उस टाइम पे रात हो गई थी. दिन होता तो वो जो हवा ट्रैप हुई थी, इस फिगर में अच्छे से दिख नहीं रहा है. ये जो फिगर देख रहे हो ना, इसमें ये दिखा रहे हैं कि देखो ये इंडस्ट्री है या कोई भी एक सिटी है या कुछ, जहाँ से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है. इसमें से वर्टिकली देख सकते हो पॉल्यूशन निकल रहा है. ठीक. यहाँ पे क्या बोला उसने, वार्म एयर दिख रहा है. यहाँ पे क्या है, कूल एयर दिख रहा है. और यहाँ पे क्या हुआ, कूलर एयर हुआ. तो ये कब हुआ. अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि हमारा अर्थ सरफेस गर्म रहता है. क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, कोई बताएगा मुझे बोल के, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. बताओ मुझे, अच्छा लगेगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट अपन जानते हैं, सब लोग जानते हैं. नवनीत, जैफरीन, कोई भी बताया बोल के. सुरभि भी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले. नेहा. बच्चों थोड़ा सा साथ में रहोगे ना तो अच्छा लगेगा. मतलब अदरवाइज आई विल बी हैविंग अ फीलिंग दैट यू आर जस्ट join the class for the sake of joining and you are not with me and I'm talking to just I'm just talking to blank blackboard and black classroom types. थोड़ा सा भी yes no कर दोगे तो I will feel to continue. And I'm very happy that I'm not taking my own branch class. वो लोग को मुझे पता है कि they will be not responding. I was very happy to know कि मुझे चलो CS का क्लास मिला है. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन. तो इन्वर्जन कब होगा. ग्रीन हाउस क्या होता है, जब हमको सुबह की सनरेज होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं. एटमॉस्फेयर में मतलब हमारे अर्थ ने ट्रैप कर ली है, तो नीचे का जो ग्राउंड लेवल होता है वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है. और इसी गर्मी की वजह से हम सब लोग सस्टेन कर पाते हैं. अगर गर्म नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वो ट्रैप नहीं करेगा तो क्या होगा, बहुत ठंडी हो जाएगी और हम लोग मतलब won't be able to survive. ठीक है. तो ये इन्वर्जन होता है रात को, कि रात को क्या हुआ, जैसे ही सन गया तो नीचे गर्मी रह गई और ऊपर ठंडा हो गया, तो वो क्या हुआ, ट्रैप हो गया. अब देखो यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है और नीचे की एयर धीरे 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 ठंडी हो रही है और साथ में पॉल्यूशन भी आ रहा है, तो ये क्या होता है, ट्रैपिंग सिचुएशन बन जाती है. अब मैं ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं आपको आगे की स्लाइड दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये समझना जरूरी क्यों था हमारे लिए. ये सब मैं छोड़ रही हूँ, ये आप पढ़ लोगे, ये वही चीजें लिखी हुई है, इसको छोड़ो, सब छोड़ो. ये आ गया प्लूम बिहेवियर. अब ये हमारा एक्चुअली मुद्दा है, जो हम पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं. पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में. इतनी देर से हम जो पिछले 4 क्लास में से बात कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं. मतलब मेजॉरिटी की आप बात करते हो ना, मास की बात करते हो, मास कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है या व्हीकल से आ रहा है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं प्लूम. इस पर्टिकुलर चिमनी से जो धुआं आता है उस शब्द को बोला जाता है प्लूम. सुन रहे हो आप लोग, प्लूम जो हमको दिखता भी है. इनफैक्ट हवा में आप जाओ इंडस्ट्री के पास या BHP के वहाँ पे या उसमें पावर हाउस के उधर आगे, तो आपको वहाँ पे प्लूम दिखता होगा. हम इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो प्लूम है, ये let me read the definition. The dispersion of emitted gases from the source of their production is known as plume and source is known as stack. मतलब ये जो चिमनी है इसको हम बोलते हैं stack और जो ये धुआं निकलता है इसको हम बोलते हैं plume. It means कि plume contains all the gases
which are emitted during the production of anything. It can be thermal power plant, it can be some other production thing, जहाँ पे भी हीटिंग कंबशन की प्रोसेस होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ धुआं निकलता है जिसको हम हवा में रिलीज करते हैं यूजिंग अ हाइटेड स्टैक एंड विच कंटेन्स डेफिनेटली सम टॉक्सिक गैसेस। इसीलिए उसको हम ऊपर हवा में छोड़ते हैं क्योंकि ट्रोपोस्फियर से ये ऊपर ही चला जाए ताकि हमारे तक ना आ पाए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये स्टैक की हाइट को ऐसा रखना पड़ेगा कि ये जो धुआं है ये नीचे उतर के वापस हमें टच ना करे, मतलब कम से कम करें। इट ओके? समझ में आया क्या क्या कहा मैंने? प्लीज बोलो। प्लूम बिहेवियर क्या होता है? रिवर्स टू द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन। अब मैंने कहा प्लूम, अब मैं आपसे कह रही हूँ प्लूम बिहेवियर क्या होता है। प्लूम बिहेवियर रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ अ सब्सटेंस सच एज अ स्मोक, pollutants, it can be volcanic ash which is released into the atmosphere। पर हम चूंकि एंथ्रोपोजेनिक की बात कर रहे हैं, हम क्योंकि मैनमेड एक्टिविटीज से जो प्लूम आ रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको ये नाम दिया हमने स्मोक की और किसी भी चिमनी से जो धुआं आ रहा है। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लूम बिहेवियर इंक्लूड्स, क्या फैक्ट करेगा, क्या फैक्टर इसको गवर्न करेगा, इस प्लूम को आगे बढ़ने के लिए क्या फैक्टर्स गवर्न करेगा? यही तो करेगा ना कि वेदर कंडीशन क्या है, लोकेशन क्या है, अगर वो पहाड़ पे है कि वैली में है ना। अगर कोई पहाड़ में चिमनी है और पहाड़ से वो चिमनी का धुआं निकल रहा है तो क्या होगा, जो वैली में जितना भी रेसिडेंसेस है, जितने भी घर में लोग रह रहे हैं वैली साइड में, उस पर वो धुआं कम से कम आएगा, अगर इट इज गुड। अच्छा उल्टा हो गया तो क्या होगा? उल्टा होगा तो बताओ क्या होगा। अगर आपकी चिमनी वैली में बनी हुई है और आपका घर, आप रहते हो पहाड़ पे, तो क्या होगा? मैंने पहाड़ और वैली का एग्जांपल इसलिए दिया सो दैट यू कैन इमेजिन द डिफरेंस ऑफ दिस लेवल डिफरेंस समझ पाओ, इसलिए मैंने आपको वैली और चिमनी वैली का एग्जांपल दे रही हूँ मैं। विच बताओ विच कंडीशन इज गुड, चिमनी को कहाँ होना चाहिए? लोअर पॉइंट पे होना चाहिए। हाइट पे होना चाहिए, मतलब ऊपर रहना चाहिए। हाँ ना, करेक्ट, बिल्कुल सही है ना। तो हाइट पे होना चाहिए और हाइट पे ऐसे होना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन में सामने फिर ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जिसके कारण वो सफर करे, है ना। अगर दोनों चलो एक ही लेवल पे है, रेसिडेंस और जैसे हमारा एरिया जो है, हमारे एरिया में तो कोई हिल साइड नहीं है, हमारा तो एरिया सेम से लेवल पे बना हुआ है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको दूसरी चीजें ज्यादा देखनी पड़ेंगी। क्या दूसरी चीजें ज्यादा देखनी पड़ेगी? कि हमारे एरिया में विंड किस डायरेक्शन में चलती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, और हमको हाइट ऑफ चिमनी को बहुत ही प्रिसाइजली डिजाइन करना पड़ेगा ताकि हाइट ऑफ चिमनी इतनी ऊपर रहे कि आपको उससे तकलीफ नहीं हो। ठीक है, ये बात यहाँ तक सबको समझ में आई? प्लीज जल्दी से बोलो, आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं आज तुरंत खत्म भी करूंगी इसको पढ़ा के। एक जन प्लीज बोल दो हाँ कि ना, अभी तक जो सुन रहे हो वो कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट, गुड। अब आता है प्लूम डिस्पर्शन। ठीक है, तीसरा वर्ड बोल रही हूँ मैं। पहला मैंने कहा प्लूम, दूसरा मैंने कहा प्लूम बिहेवियर, तीसरा मैं बोल रही हूँ प्लूम बिहेवियर, डिस्पर्शन। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, मैं भेजती हूँ। हाँ चलो, तो प्लूम डिस्पर्शन क्या होता है? ये अपने इसके ना कुछ 6-7 तरीके से ही प्लूम डिस्पर्स होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप लोग बच्चे लोग क्लास में आते हो, मॉर्निंग में क्लास में 10 बजे आप लोग आए अटेंड करने। अब स्कूलों में क्या होता था बताओ? स्कूल में कैसे डिस्पर्स होते थे? अच्छा प्लीज आप ही लोग मुझे बताओ, स्कूल्स में क्या सिस्टम होता था? एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, है ना। क्लासेस तो टीचर बदलता रहता है, तो वहाँ आप लोगों के डिस्पर्शन का क्या तरीका था? नमशित, वुड यू लाइक टू से समथिंग?
और ऋषभ, देखो भाई, अगर ऐसे बात नहीं करोगे ना तो मैं फिर क्लास से आप लोगों को बोलूँगी चलो जाओ, निकाल दूँगी मैं क्लास से बाहर। एक बार तो रिस्पॉन्ड करो ना। नमशेद, यस मैम। बताओ, क्लास जब स्कूल में थे तब कैसे डिस्पर्स होते थे आप लोग? मैम लाइन वाइज। नहीं, लाइन वाइज तो वो तो चूंकि डिसिप्लिन मेंटेन करना होता था, और स्कूल से गेट से बाहर निकलने का क्या प्रोसीजर था डेली? मैम जो क्लास गेट के पास रहती थी पहले वो डिस्पर्स होती थी, फिर उसके बाद अच्छा, 1 बाय 1 होता था। मतलब कुल मिला के एक ही ऐसे टाइम पे डिस्पर्स होते थे सारे हाँ, बच्चे, टाइम एक ही टाइम पे। नॉट लाइक अवर कॉलेज सिस्टम ना, कि हम कभी भी डिस्पर्स हो रहे हैं। तो अभी ये देखो, आप लोग, अब अपन कॉलेज की बात करते हैं। इट्स वेरी दिस क्या कह सकते हैं इस वर्ड को, it's not very uniform dispersion, it's very random dispersion, right? तो if we teachers do some research, और जैसे हमको एक वो बनाना है, हमारा प्रोजेक्ट हमको मिला है कि आप लोग मॉनिटर करो कि बच्चे कब भागते हैं क्लास से, किस पीरियड में भागते हैं, किस पीरियड में नहीं भागते हैं। तो हम क्या करेंगे भी, हम सारे पांचों टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के वाइज देखेंगे, हम देखेंगे इसमें क्लास में अटेंड है। तो इस टाइप से मैं बस आपको एक जस्ट स्टोरी बता रही हूँ कि इसी तरह से प्लूम के कुछ 4-5 ही तरीके हैं जिससे वो भाग सकता है। जैसे ही भागने का मौका मिला उसको, वो सिर्फ 5 ही बिहेवियर से भाग सकता है, निकल सकता है, मतलब डिस्पर्स हो सकता है। बस मैंने ऐसी छोटी सी आपको जगाने के लिए वो बात करी थी। अब क्या है वो 4 तरीके, अब 6 तरीके दिखा रहा है यहाँ पे हमको एक्चुअली, वो भी 6 तरीके से, यानी कि उसका फॉर्मेशन क्या हो सकता है। फॉर्मेशन मतलब, और उसको मैं दूसरा वर्ड यूज कर सकती हूँ, उसका शेप क्या हो सकता है, किस शेप से वो निकल के भाग सकता है। इसको छोड़ते हैं, ये फिर से कहाँ से लैप्सरेट आ गया है। हमको तो प्लूम की बात करनी थी, हम वही करेंगे अभी। ये सब आप लोग पढ़ते रहना। यस, प्लीज सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूम, इसका मतलब है डिफरेंट शेप्स ऑफ प्लूम या डिफरेंट dispersion methods of, अब this question can be phrased into all these three terminologies. Between these three I can ask you write the plume behavior, or I can ask questions, discuss the different types of plumes, or I can say discuss the डिस्पर्शन ऑफ प्लूम। ये सब कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, सबका आंसर एक ही होने वाला है। प्लूम में पहला शेप जो लेता है वो होता है लूपिंग, लॉफ्टिंग, फैनिंग, ट्रैपिंग, कोनिंग, फ्यूमिगेटिंग या फ्यूमिगेशन, और न्यूट्रल। न्यूट्रल को देखो साइड रख दिया हमने, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल इज अगेन अ वेरी आइडियल कंडीशन। तो व्हाट शेप्स इट टेक, इट इज गिवन द नेम ऑन इट्स शेप। जिस शेप, जो शेप है मेरा, उसी शेप से मैं बुलाई जा रही हूँ, सीधी सी बात है। मतलब मी मतलब हियर इट्स टॉकिंग अबाउट प्लूम ना, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन कि ये क्या शेप्स हैं प्लूम के। पहला है लूपिंग, सब लोग देख सकते हो। लूप का मतलब सबको पता है, भूल जाओ अभी एयर की बात, भूल जाओ, प्लूम की बात भूल जाओ। लूप का मतलब सबको पता है कि नहीं पता है? लूप बोलने से क्या दिमाग में आएगा, या मैं आपको बोलूँगी ड्रॉ, तो एक ड्राइंग करोगे आप। तो लूप का मतलब होता है कि वो किसी साइक्लिक वे में चल रहा है, एक लूप फॉर्म कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका आप शेप देखो। पहली बात तो अगेन दिस इज मेड, अभी हमने पहले देखा था इस वाले ग्राफ को जिसमें हाइट और टेम्परेचर लिखा हुआ था। मेरा स्लाइड में मेरा वो नहीं आ रहा है, ये जो आप जिससे अपन मार्कर वार्कर वाला दिख नहीं रहा है मेरे को। ये ड्रॉ करने के लिए मुझे मार्कर चाहिए। एरो दिख रहा है क्या? मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? ये हाइट और टेम्परेचर पे मेरा कर्सर है यस मैम। है ना? तो हाइट और टेम्परेचर वाला हमने इसके पहले जो बनाया था डायग्राम्स, ये किसके लिए बनाया था हमने इसको ELR वर्सेस ALR के लिए बनाया था। अब आपको याद अगर हो तो हमने ELR वर्सेस AR में जब देखा था, मैंने फिर से बोल रही हूँ, मैं फिर से याद दिला रही हूँ, ELR हमेशा 45 डिग्री पे रहेगा। जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? वो ALR चेंज होगा। तो इस कंडीशन में क्या है देखो, जब ELR इज लेसर देन ALR तो क्या कंडीशंस हैं? स्ट्रॉन्ग इंस्टेबिलिटी, strong instability give rise to a looping plume। समझे क्या? जब कंडीशन, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जब इनस्टेबल है एटमॉस्फेयर तो किस तरह का प्लूम शेप लेगा? तो आपका जवाब होगा लूपिंग होगा। तो लूपिंग के कुछ क्राइटेरिया है कि कब कब लूपिंग होगा।
कब होगा लूपिंग? जब सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट होगा, जब अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा, जब टेम्परेचर प्रोफाइल नहीं, जब विंड स्पीड होगी। या देखो, लाइट विंड्स, इंटेंस थर्मल टर्बुलेंस ड्यूरिंग डे टाइम विथ क्लियर और पार्टली स्काइज। अभी आज मेरा मौसम एकदम साफ है, आई कैन सी द ब्लू, लाइट ब्लू कलर, नो क्लाउड्स, नो व्हाइटिश और डिफरेंट क्लाउड्स आर देयर, तो उसको हम बोलते हैं क्लियर स्काई। और अगर उसमें थोड़ा 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 सफेद 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 आपको पैचेस दिख रहे हैं जिसको हम क्लाउड्स बोलते हैं, क्योंकि क्लाउड्स नहीं होते हैं एक्चुअली, उसको हम बोलते हैं पार्टली क्लाउडी स्काईज। और इंटेंस सोलर हीटिंग, कि हमको सनलाइट, सन हीट या सन की जो वो है रेज, वो हमको फील होती है। हमेशा होता है कि 12 महीने कि हमको चुभती है सन की धूप, नहीं ना। अभी जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो हमको ये गर्मी चुभने वाली गर्मी नहीं बोलते हैं यार, कि ये सन में जाओ तो एकदम ही गर्मी लगती है। तो ये इसकी अकरेंस का जब ऐसी अकरेंस होती है तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? नॉर्मली लूप मिलेगा, लूप फ्लूम मिलेगा। और वो लूप फ्लूम कैसे चलेगा? देखो वो ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये एक्चुअली हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक समय के बाद आप देखो ये ग्राउंड को टच कर रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये फ्लूम यहाँ पे दिख रहा है सबको, एक डिस्टेंस के बाद स्टैक के एक डिस्टेंस, देखो ये स्टैक है, ये दो डायग्राम्स को सुपर इम्पोज करके अपन समझा रहे हैं। ये कंडीशंस में क्या हो रहा है, ऐसा फ्लूम बन रहा है। और इसमें आप देख सकते हो एक दूरी पे जाके क्या हो रहा है, ये ग्राउंड लेवल पे भी आ जा रहा है। आई क्या समझ में बात यहाँ तक? तो इसी तरह से अब हम क्या देखेंगे फटाफट फटाफट कि फैनिंग कब होगी। आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही है ना? मैं चेंज कर रही हूँ, मैंने स्क्रीन भी पूरी बड़ी कर ली है। आसान दिख रही प्लीज बताओ कौन सी स्लाइड दिख रही है, मतलब क्या टाइटल दिख रहा है? है। फैनिंग प्लूम्स 1/2। हाँ यस, गुड है ना। तो वही मैं कह रही हूँ। तो अभी फर्स्ट हमने पढ़ा लूप कब बनता है, जब अनस्टेबिलिटी होती है, एडियाबेटिक सुपर एडियाबेटिक में होता है। यहाँ देखो फैनिंग कब होती है, इन्वर्जन में फैनिंग होती है। अब फैनिंग में क्या देखा था अपन ने कि बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ये कब होता है? रात को होता है जनरली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ईएलआर तो अपनी जगह पे है, लेकिन एडियाबेटिक लैप्स क्या हुआ, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अभी आप प्लूम का डायरेक्शन देखो, ये एकदम स्ट्रेट मूव करेगा, सीधा जाएगा। ये एक हाइट पे, जिस भी हाइट से वो निकल रहा है उस हाइट पे वो सीधा ट्रैवल करेगा और वो आगे जाके डिस्पर्स करेगा। तो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा? वेरी स्टेबल, inverted lapse rate, narrow fan, no vertical spreading. If effluent is warm, plume rise slowly and then drift horizontally. इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा पहले वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे तो स्ट्रेट देख रहे हो लेकिन पहले एक्चुअली वो पूरा ऊपर जाता है। उसको एक टर्बुलेंस दिया जाता है, ऊपर की तरफ उसको पुश किया जाता है, ताकि मान लो अगर हमारी 15 मीटर की स्टैक है तो उसको करीब 1.5 से 2 मीटर और ऊपर की डायरेक्शन में पहले फेंका जाता है यहाँ से, और उसके बाद टोटल हाइट कितनी हो गई? 17 मीटर हो गई उस प्लूम की हाइट। तो ये उसको, इस शेप को बोलते हैं फैनिंग शेप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये इसकी सारी कंडीशन देखो, मैंने कहा एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग विंड बहुत लाइट रहेगा, टर्बुलेंस बहुत कम रहेगा, लेकिन अकरेंस कब रहेगा? नाइट में, क्योंकि चिमनी में से तो 24 घंटे धुआं निकल रहा है। समझ रहे हो बात को? चिमनी में से तो पूरे टाइम काम चल रहा है। अभी बीएसपी प्लांट बंद थोड़ा ना होता है रात को, कई सारे प्लांट्स है जो रात को बंद नहीं होते हैं। लेकिन रात को क्या होता है, ये कहीं ना कहीं फैनिंग होती है और स्टेबल हो जाता है धुआं, कंटिन्यूसली ग्राउंड उसमें मिलता जाता है, और एक टाइम के बाद वो हमारे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या देख, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नेम ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड, दिस शेप ऑफ प्लूम इज कोनिंग। कोनिंग कब होता है? जब न्यूट्रल स्टेबिलिटी होती है, नियर न्यूट्रल स्टेबिलिटी होती है। क्या है उसमें? मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, टर्बुलेंस लार्जली मैकेनिकल रादर देन थर्मल। मतलब इसको अगेन मैंने कहा ना, इस धुएं को ऊपर पहले पुश किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ चिमनी हम नहीं बढ़ा सकते वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए। फिर अकरेंस कब होता है? ड्यूरिंग विंडी कंडीशंस, डे और नाइट, लेयर्ड टाइप ऑफ क्लाउडीनेस फेवर्ड इन एयर, डिस्पर्शन, ठीक है। कौन शेप होता है इसका? देखो ऐसा कुछ शेप होता है, दिखा है ये इस तरह का, आपको हवा में भी दिखेगा आपको। इसमें क्या हुआ? एडियाबेटिक लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट की, इसको हम न्यूट्रल बोल रहे हैं इसीलिए, ठीक है। बढ़े आगे।
ये होता है लॉफ्टिंग। लॉफ्ट ऊपर जा रहा है वो, एक नीचे नहीं है। लॉफ्टिंग इज एक्चुअली द बेस्ट कंडीशन। अगर विंड ने प्लूम ने लॉफ्ट बिहेवियर लिया है तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, ह्यूमन बीइंग के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए। क्यों? क्योंकि वो नीचे नहीं गिरेगा किसी भी हालत में, उसको आने ही नहीं देगा, प्लूम नीचे आने नहीं देगा। ठीक है, तो एसोसिएटेड कैसा रहेगा विंड कंडीशंस? मॉडरेट विंड रहेगा और टर्बुलेंस रहेगा अलोफ्ट। वेरी लाइट विंड्स हैं, ये दोनों कंडीशंस में से कोई सा भी रहेगा। ड्यूरिंग चांस फ्रॉम लैप्स टू इन्वर्जन, अब यहाँ होता क्या है कि ELR तो देख सकते हो, ELR देख सकते, ELR में क्या हुआ, एक हाइट के बाद ये लैप्स रेट बदल गया। टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, उल्टा बोलो, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ी, टेम्परेचर। फिर क्या हुआ, एक समय के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर सॉरी एल्टीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है। यहाँ पे इसका उल्टे का मतलब क्या होता है, हाइट तो बढ़ रही है लेकिन अब टेम्परेचर उल्टा होना शुरू किया। मतलब जब भी हम अपने ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं तब ऐसा होता है ना, वो डायग्राम याद है आपको, वर्टिकल टेम्परेचर वाला एक जो मैंने एकदम इनिशियली आपको एक ब्लू कलर का डायग्राम दिखाया था, जिसमें टेम्परेचर वर्सेस एल्टीट्यूड का एक ग्राफ था, जिसमें सारे एटमॉस्फेयर से लेके हमने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और कौन सा स्फीयर को एक साथ रखा था। ठीक है, अभी मुझे मालूम है आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मोटा मोटा जो मैं आपको एक शॉर्ट में वो मुझे बता रही हूँ, अब बस उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। जब पढ़ोगे डिटेल में ना वन बाय वन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर एक इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे फ्यूमिगेटिंग इज द वर्स्ट कंडीशन, यहाँ देख पा रहे हो आप, डायग्राम से ही देख पा रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। फ्यूमिगेटिंग में क्या दिख रहा है आपको, जैसे इसमें क्या दिख रहा था, ब्लूम नीचे नहीं आ रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है बताओ जल्दी, देख के क्या समझ में आ रहा है आपको डायग्राम को देख के। अभी तो 5 डायग्राम मैंने दिखाया, 6 को आप बताओ आप क्या समझ रहे हो उसको। अच्छा दिख रहा है कि बुरा दिख रहा है ये, यार नहीं बोल रहे हो, मेरे ख्याल से खराब है ये, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लोग ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जा रहा है। This is not good at all good. As a this pollutant is coming back to the ground. ठीक, एक और होता है ट्रैप, ये भी बहुत बुरी कंडीशन है। ट्रैपिंग की वजह से ही सारे एपिसोड जो हमने पढ़े थे, ये सब ट्रैपिंग की वजह से हुए थे, कि वो स्टैग्नेंट हो गई है एयर वहाँ पे, तो पूरा का पूरा फ्लू पर्टिकुलर सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझे दिख नहीं, मेरा वो चला गया था कनेक्शन। आ रही है क्या आवाज़ मेरी भी? एक बार बोलते होता है मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मुझे नहीं आ रही किसी की आवाज़। बोलो, हम लोग बोल ही नहीं रहे मैम, तो कहाँ से आवाज़ आएगी आपको? अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ यस मैम, आ रही है मैम आवाज। गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये ट्रैपिंग क्या है, ट्रैपिंग जितने भी एयर पोल्यूशन एपिसोड्स आप लोगों ने देखे हैं जिसकी वजह से एक समय पे ट्रैप हो गई है वो पॉल्यूटेंट पूरा, और हम ग्राउंड में रह रहे हैं ना, हम नीचे रह रहे हैं, तो हम वी आर टोटली इन वी आर एक्सपोज टू द हेवी पॉल्यूटेंट यस, एयर पॉल्यूशन। इस वजह से ये बहुत खराब कंडीशन है। एंड लास्ट इज न्यूट्रल फ्लूम विच एक्चुअली नेवर एग्जिस्ट, दिस इज जस्ट अ आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं जल्दी से। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंसेस द शेप ऑफ डिस्पर्शन ऑफ प्लूम्स, मैंने बता दिया आपको ये। लॉफ्टिंग इज द मोस्ट फेवरेबल प्लूम टाइप एज फार एज ग्राउंड लेवल कंसेंट्रेशंस आर कंसिडर्ड। ग्राउंड लेवल कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कि जो हम एम्बिएंट एयर कंडीशंस में रह रहे हैं और भले ही हमारे आजू बाजू में कोई फैक्ट्री है लेकिन उसका पॉल्यूटेंट हमारे तक नहीं आ रहा है, इसलिए जो भी कंसेंट्रेशन है हमारे लोकेलिटी का, एयर की बात कर रही हूँ मैं, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो जैसा है वैसा है, बस खत्म। और फ्यूमिगेटिंग इज द मोस्ट वर्क। अरे यार टाइम हो गया है, अटेंडेंस ले लेते हैं, आप लोगों को सबको जाना होगा। सी यूनिट 1 ओवर।
तो आई सपोज कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। अभी मुझे फटाक से अटेंडेंस दे दो विथ योर सेक्शन एंड योर रोल नंबर, आई विल नोट एंड आई विल मार्क इट। अच्छा, जल्दी से मुझे, सब सीएस वाले हैं आज भी? चलो, कहाँ हो? Yes, ma'am. चलो देखते हैं। आप मुझे बताओगे, मुझे देखो कैसे बताएं अटेंडेंस। आई कैन सी 865, आई कैन सी 866, ओके, आई कैन सी 868। अब अनुष्का, आपका रोल नंबर बताओ। बाकी लोग अपना मैम लीव कर सकते हो ना। B14। प्रीति, नेहा और सोमन, आपके अटेंडेंस मैंने नोट कर ली है। हाँ, Yes, ma'am. अनुष्का, यस मैम B14। अनुष्का का बी 14 और सीएस में ही हो आप भी? यस मैम। ठीक है, लीव कर सकते हो। ओके, अपूर्व सिंह, मैम B15। आपका भी सीएस है ना? हाँ यस मैम। ठीक है, जाफरीन, योर इज B22 and you are also from CS, I guess. Then B34, then B63, then नामशिद, आपका रोल नंबर बता दो एक बार। मैम B33 ए बी B B33, ठीक है। और फिर कौन है नाम, उसके बाद है सुरभि,